नमस्कार, मेरा नाम निशांत है और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का 10.2, वो भी आर डी शर्मा से। 10.1 के बारे में अगर थोड़ा सा बात कर ले तो 10.1 का जो वीडियो अपलोड हम किए थे उसके बारे में 2-3 सुझाव मेरे पास में आया। सुझाव कोई ऑनलाइन तो नहीं आया, ये सारा का सारा सुझाव ऑफलाइन ही है। पहला बात तो ये बोला गया कि सर आप जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय आपके चेहरे पे हंसी नहीं रहता है। तो बात बिल्कुल सही है कि चेहरे पे हंसी नहीं रहता है। वो इसलिए नहीं रहता है क्योंकि कैमरा के सामने जब पढ़ाने का मेरा ये पहला ही अनुभव है और कैमरा के सामने पढ़ाने का चूँकि पहला अनुभव है तो एज ए स्टूडेंट अभी हम इसको सीख ही रहे हैं। और क्लास में होता ये है कि जब कभी भी कुछ बात बोला जाता है तो उस पर रिएक्शन ही ऐसा आ जाता है कि क्लास में जो है सो हंसी ठहाका का माहौल बन जाता है। कभी कभी वहाँ बच्चा बैठा रहता है और आप जैसे चाहें वैसा बोल सकते हैं, मतलब बोलते तो हैं और वही बात हो जाता है। दूसरा बात ये आया था कि सर अब ट्रिक के बारे में कोई बात नहीं की है। तो ठीक है, ट्रिक के बारे में बात इसलिए नहीं की क्योंकि मेरा ये पर्सनली मानना था कि हम लोग जो है सो अभी 10.2 10.1 जैसे ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर पे टारगेट कर रहे हैं। तो पहले वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे, फिर उस पर एक्सरसाइज करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, फिर उस पर एक्सरसाइज करेंगे। क्लास में जनरली होता ये है कि क्योंकि मेरा क्लास तो जनरली 11th-12th को भी आता है, हम 11th-12th को भी पढ़ा रहे होते हैं। उसमें ट्रिग्नोमेट्री को काफ़ी डेप्थ में पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम एसएससी, बैंकिंग, रेलवे के बारे में बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री जो है सो रेलवे में खास करके और एसएससी में तो है ही है, एडवांस मैथमेटिक्स के अंदर में। तो वहाँ पर ट्रिक्स एंड टेक्निक के बारे में बात हो जाता है। कुल मिला करके सार ये है इस चीज़ का कि आप वहाँ पे आसानी से जो है सो ट्रिक्स के बारे में बात कर सकते हैं, कौन कैसा क्या आएगा वो बात कर सकते हैं। दिक्कत यहाँ पे ये है कि अगर हम अभी पढ़ाएं और पढ़ाने के दरमियान क्या होगा कि एग्ज़ाम्स में तो आपको लेंदी ही लिख करके आना, वहाँ तो शॉर्ट ट्रिक काम आने वाला है नहीं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है शॉर्ट ट्रिक से कि आपका अगर आप स्कॉलरशिप्स वगैरह के एग्ज़ाम्स के लिए क्वालिफाई करने वाले हैं या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठ रहे हैं अभी से, जिसका फॉर्म अभी आने वाला या आ चुका कहीं होगा तो अगर आप लगातार बैठ रहे हैं तो उसमें इसका फ़ायदा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सेपरेट पेज बना करके वो काम कर लेते हैं। तो 2 सुझाव था मेरे पास में, उस पर हम लोग काम कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि मेरे चेहरे पे आप जो है सो हंसी मजाक करेंगे, कुछ हो सकता है तो कर ले, मगर क्योंकि क्लास ही ऑनलाइन है और कैमरा के सामने ही बोलना है तो ये समझ में नहीं आ रहा। मेरे लिए पहले बोले ना कि ये एक एज ए स्टूडेंट हम इसको सीख ही रहे हैं। जितने जल्दी हम इस चीज़ को सीख लेंगे उतने जल्दी ये चीज़ फ़ायदा करने वाला है। तो खैर 2 चीज़ को सुझाव आया था तो दोनों चीज़ पे हम लोग काम कर लेते हैं। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो 10.2 पे आ जाते हैं। पहले पिछले क्लास के बारे में यानी कि 10.1 के बारे में जो और एक सुझाव था वो कोई सुझाव नहीं था, बेसिकली उसके बारे में ही बात कर लेते पहले, क्योंकि मेरे पास आया था पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल के बारे में आप बोले ही नहीं इस क्लास में, तो ये पता नहीं क्यों लोगों को ये लग रहा था। तो इससे पहले काम कर लेते हैं। देखिए हम लोगों को बेसिकली पढ़ना है साइन थीटा के बारे में। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये 3 मेरे पास में एक तरह से समझ लीजिए कि मेन फार्मूले में ही आ जाता है। साइन का अगर इन्वर्स करेंगे तो आएगा कॉसेक थीटा, COSEC कॉसेक थीटा। कॉस का इन्वर्स अगर करेंगे तो आएगा सेक थीटा और टेन का इन्वर्स करेंगे तो आएगा कॉट थीटा। साइन थीटा के बारे में बात करें तो P/H होगा, कॉस के बारे में बात करें तो B/H होगा और टेन के बारे में बात करें तो P/P होगा। कॉसेक के बारे में बात करें तो H/P होगा, सेक के बारे में बात करें तो H/B होगा और कॉट के बारे में बात करें तो B/P होगा। पिछली क्लास में मैं भी बताया था इस चीज़ को कि हम लोगों के पास में हमेशा ये स्मॉल लेटर में लिखते हैं क्योंकि साइड को हमेशा स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल लेटर में लिख के मत आइएगा वरना वो गलती के पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ा देगा। अगर आप 99 98 वाले बच्चे हैं जिसका उतना मतलब 80 में से 78 79 अगर आ रहा है या 100 में ही क्वालिफाई करना हो, अगर आपको उतना नंबर आ रहा है तो उस तरह के कंडीशन में हो सकता है कि नंबर कट जाए, हो सकता है। वो टीचर के मूड पे भी डिपेंड करता है कि जहाँ पे आप एंगल को रिप्रेजेंट करना चाहिए वहाँ पर आप साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हालांकि आप सही है अपनी जगह पे कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस की जगह पे, मगर ऐसा कीजिएगा मत एग्जाम्स में। दूसरी बात ये है कि हम लोग एंगल यानी कि वर्टिसेस को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि साइन थीटा के बारे में देखिए, इसको शॉर्ट ट्रिक जो बोला गया था याद करने का वो है पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल। ये एक ट्रिक है जिसके थ्रू होता क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल, ये लोगों को जनरली कैंची वर्ड होता है याद हो जाता है। तो साइन कॉस टेन के लिए जो वैसा बच्चा, अब मेरे दिमाग में ये भी तो टारगेट है ना कि हम आर डी शर्मा पढ़ा रहे हैं तो वैसा बच्चा ही पढ़ेगा आर डी शर्मा जो थोड़ा सा NCERT से हट के काम करना चाहता है, जो आर्य सरवाल से ऊपर उठ के काम करना चाह रहा है। तो इसीलिए हम वो लोग जो है सो कल पिछले क्लास में इस तरह इसके बारे में बात नहीं किए थे। तो पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल
नया बोल दीजिए, हालांकि नया तो नहीं बोलेंगे क्योंकि 5-6 सालों से तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये कुछ नया भी है एक तरह से, और इसको कैंची टाइप को में समझ लीजिए, ये ज़्यादा जल्दी याद भी हो जाता है। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो आप इसको भी ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये पाकिस्तान के नाम पे है तो ये ज़्यादा जल्दी लोगों को याद हो जाता है। और यहाँ पे ये है, आप सच्चाई कब तक छुपाई जा सकता है किसी से। कॉसेक के बारे में बोला जाए तो कॉसेक ठीक इसका इन्वर्स होगा, साइन का इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा हुआ है तो परपेंडिकुलर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा। यही सेक के साथ में भी है और यही चीज़ कॉट के साथ में भी है। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो अपने वापस से 10.2 की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसमें हम लोगों को एंगल्स के बारे में बात करना है। देखिए, जब हम लोग एंगल्स के बारे में बात करेंगे तो 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे। पहला तो हम लोगों को एक तरीका, एक तो ये था, हम लोग बेसिकली अब करेंगे ये कि इसमें एक तो जो जनरल मैथ जो चलता है वो कर लेंगे, और एक ट्रिक टाइप का, या बोल लीजिए कि वैसा बच्चा जो आर्टिस्ट यहाँ पर नया शिफ्ट ही होने वाला है, अब ये भी उसको बनाने का मन कर गया बनाने का। ये तो किसी किसी बच्चे में हो सकता है कभी भी उसका मूड कर गया और वो बनाना शुरू कर गया। अट्रैक्शन तो कभी भी हो सकता है, और इस मूड में तो खास करके, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं, इसमें हम लोगों को जितने एंगल्स के बारे में बात करना वो पहले कर लेते हैं। पहला तो पढ़ना है 0 डिग्री के बारे में, फिर पढ़ना 30 के बारे में, फिर पढ़ना 45 के बारे में, फिर 60 के बारे में, और फिर 90 के बारे में। आखिर हम लोग इस एंगल के बारे में बात करके बताना क्या चाह रहे हैं, बोलना ये चाह रहे हैं कि आपके पास में क्या होगा, एक एक्सिस होता है, एक्सिस होगा तो इसको ये जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है या फिर लेटा हुआ जो लाइन है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इसको बोलेंगे वाई एक्सिस, जो वर्टिकल या सीधा खड़ा डंडी होगा। इस लाइन के ऊपर एक और लाइन आके मिल जाता है, उसको बोलते हैं रोटेशनल लाइन, क्योंकि 2 लाइन आपके ऊपर ऐसे करके एक दूसरे पे कॉन्ग्रुएंट आगे ऐसे करके कुछ, एक लाइन क्या करेगा, रिवॉल्व करने का काम करेगा, यानी कि मूवमेंट उसी लाइन में होगा। तो दूसरा जो लाइन है वो जितना दूर एंगल को क्राफ्ट कर पाएगा उतने डिग्री के एंगल्स को वो बनाते चला जाएगा। देखिए 11th क्लास में तो बहुत ज़्यादा पढ़ना है, यहाँ पे 180, 270 की तरफ और वापस से 360 की तरफ चले जाते हैं। मगर अभी के लिए आप ये समझिए कि अगर यहाँ पे जितने डिग्री के एंगल बनाएगा, मान लीजिए वो 30 का बनाया तो 30 डिग्री का एंगल, पहली बात तो वो 0 पे ही था। 180 डिग्री के बारे में अगर बात करें तो सीधा लाइन जो बनेगा वो 180 का होगा, कंप्लीट एंगल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का 180 का आएगा। मगर ऊपर में जो पहला लाइन है जिसके ऊपर रोटेशनल लाइन आकर के टिका हुआ था, कॉन्ग्रुएंट था, वो लाइन कहलाता है, सॉरी वो होगा 0 डिग्री का एंगल। उसके ऊपर जैसे जैसे वो एंगल, रोटेशनल एंगल बढ़ते चला जाएगा, वो 30 से उठ करके चला जाएगा 45 पे, फिर वो चला जाएगा 60 पे, और फिर वो चला जाएगा 90 पे। तो ये 30 का हो गया, ये बड़ा वाला एंगल आपका 45 का हो गया, ये बड़ा वाला 60 का हो गया, और अनडाउटेडली ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। हम लोगों को बेसिकली यहाँ पे इसी 5 एंगल्स के बारे में पढ़ना है, इसके अलावा कोई और एंगल्स के बारे में बात ही नहीं करना है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग जो बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि आप यहाँ पे लिख लीजिए 0, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। हर एक नंबर को 4 से डिवाइड कर लीजिए, हर एक नंबर को 4 से डिवाइड कर लीजिए, और हर एक पे रूट भी लगा दीजिए, सॉरी ये 1, और हर एक पे रूट लगा दीजिए, और इसके बाद इसका वैल्यू फाइंड कर लीजिए। जो भी आप वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट होगा आपका साइन थीटा का। 0/4 आप किसी भी नंबर को अगर आप ऐसे समझिए, हालांकि ये वो चीज़ लिखा हुआ नहीं है, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाता है, तो हम दोनों ही करके दिखा दे रहे हैं। 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो हर टाइम से देगा, 0 देगा और 4 नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इस केस में जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो आने वाला है नॉट डिफाइंड, जिसका हम लोग tan थीटा में यूज़ करेंगे, cot थीटा वगैरह में यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर के बारे में बोल रहा है, ये 4 है और ये 0 है। तो अब 4 के टेबल में 0 कब आएगा, जब आपको उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। माइनस का साइन देते हैं और ये क्या होता है, कैंसिल आउट कर दिए, फिर 0 आगे काट सकता है, कुछ भी कर लीजिए। तो इस केस में फिक्स्ड रिमाइंडर आएगा, तो उस फिक्स रिमाइंडर को ही यहाँ पे लिखना है। इस फिक्स रिमाइंडर को अगर आप लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 रूट अगर 0 का निकालेंगे तो ये भी क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इस केस में 1/4 लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1/2। इस केस में √2/4 है, √2/4 है। तो जहाँ पे √2/4 रहेगा उस केस में हम लोग क्या लिख देते हैं, √2/4 के केस में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 1/√2। तो 1 तो रूट के बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा √2।
मेरे कहने का मतलब 2/4 लिखा हुआ है, पूरे पे अगर रूट है तो 1 से 2 टाइम्स में ये कैंसिल आउट होगा, रूट 1/2 बचा। ये 1 का तो रूट से बाहर निकाल सकते हैं ना, ये 1 को हम लोग 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये 1 आ गया, रूट 2 बाहर से ये 2 रूट के बाहर निकल नहीं पाया, तो रूट 2 अंदर में ही फंसा रह गया, तो ये आपके पास में निकल करके आ गया आपका इसका वैल्यू। थर्ड वाले के बारे में बात करें तो रूट 3 ही रह जाएगा, और 4 का अगर काटेंगे रूट 2 ये 2 आएगा, 4/4 1, वही कहानी जो भी बताया गया था, इसका ये वैल्यू आ जाएगा। ये जो पूरा का पूरा आपके पास में वैल्यू आया है, ये आया है साइन थीटा का, साइन थीटा के बारे में। अब थीटा को अगर हम 0 से रिप्लेस करेंगे तो साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, और साइन 90 के बारे में बात करेंगे तो इसका वैल्यू बना जाएगा। अगले की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो हम लोग बात करते हैं कॉस थीटा के बारे में। कॉस थीटा में क्या होगा, जो 90 का जो वैल्यू आएगा वो इसका वैल्यू आएगा, जो 60 का जो वैल्यू आएगा वो इसका वैल्यू आएगा, √3/2। 45 के बारे में बात करें तो ये 45 तो अपनी जगह पे ही रह जाएगा। अगर हम 30 के बारे में बात करेंगे तो इसका 60 पे जो वैल्यू आएगा वो इसका वही आएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू बचेगा वो 0 बचेगा। ऐसा इसीलिए होता है, हालांकि हमको इसके अगले वाले एक्सरसाइज में इस चीज़ को पढ़ना है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अब 90 को में 0 ऐड करेंगे तो 90 आएगा, 60 में 30 ऐड करेंगे तो 90 आएगा, 45 में 45 ही ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा, तो इसलिए वैल्यू अपने आप में स्वैप कर जाता है। दो बात हो गया। तीसरे चीज़ के बारे में बात करेंगे तो हम लोग tan थीटा के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे भी वही याद रखिएगा कि थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं 0 से, cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 30 इज इक्वल टू √3/2, cos 45 इज इक्वल टू 1/√2, cos 60 इज इक्वल टू 1/2, और cos 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग अगला जो बात करेंगे वो बात करेंगे tan थीटा के बारे में। tan थीटा के बारे में क्या बात करने वाले हैं कि tan थीटा का जो वैल्यू होता है वो हम लोग अभी सीख करके आए थे कि tan थीटा इज इक्वल टू p/b। अब यहाँ पे ये बात है कि आखिर ये p/b आता कहाँ से, क्यों आ रहा है ये p/b। बहुत साधारण से सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम लोगों क्या किया, यहाँ पे साइन थीटा लिखे अपॉन कॉस थीटा कर दिया, अपने मन से अपॉन कॉस थीटा कर दी। तो साइन का वैल्यू हम लोगों को पता है p/h होगा, कॉस का वैल्यू पता है b/में h होगा, तो ये h और h अगर कैंसिल आउट हो गया है तो ये क्या बच गया, p/b। इसी को हम लोग बोलते हैं कि वो tan थीटा का वैल्यू लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग सिंपली क्या करेंगे ना कि सिंपली यहाँ पे ये कर सकते हैं कि आप जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है उसको आपस में डिवाइड करके देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 0/1, 0/1 का मतलब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा 0, 1/2 √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/√3 इसका आ जाएगा। 45 के केस में देखिए √2 और √2 कैंसिल होगा तो 1 आएगा। इसके केस में 2 और 2 कैंसिल होने पे क्या आएगा, √3 आएगा। इसके केस में आंसर क्या आएगा इसका, 1/0 करने पे वही कहानी, 0 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे तो कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे 5 लिखेंगे तो भी सही है, तो भी 0 बताएगा। यहाँ पे 6 लिख देंगे, अगर 7 लिख देंगे, कुछ भी नंबर लिखेंगे तो वही नंबर अपने आप को रिपीट करेगा। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, नॉट डिफरेंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में ND लिखा जाता है। ठीक, tan के बाद अगर हम cot के बारे में बात करें तो cot का कंडीशन भी कुछ सेम ही है। यहाँ पे क्या होगा, नॉट डिफरेंट। इसको cot के केस में cos अपॉन साइन कर लीजिए। एक तरीका तो ये है कि cos अपॉन साइन कर लेंगे 1/0। तो देखिए 1/0 का वही मतलब होगा 1/0, यहाँ पे भी कर रहे थे tan के केस में सेम आंसर आ रहा था, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अगले वाले केस में देखिए ये होगा √3, ये आएगा 1, ये आएगा 1/√3, और ये हो जाएगा आपका 0। क्यों, 0/1 है, 0/1 है, तो 1 कहाँ पे जाएगा, डिवाइजर के फॉर्म में, डिविडेंड में 0 आएगा, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर रेडी हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये इसी तरह से काम करता है। हम लोग अभी तक में 6 आइडेंटिटी में से 4 के बारे में बात कर चुके हैं। अगले 2 के बारे में बात करेंगे तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कॉसेक के बारे में, COSEC, कॉसेक थीटा के बारे में। कॉसेक थीटा क्या है, 0/1 हम लोग लिख सकते हैं। ये पहले बताया गया कि ये इन्वर्स होता है। इन्वर्स का क्या मतलब है, मान लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। जो वैल्यू इसका न्यूमरेटर में था वो यहाँ पे आके डिनोमिनेटर में आ गया, जो इसका डिनोमिनेटर में था वो इसका न्यूमरेटर में आ गया। हिंदी में इसको अंश और हर के रूप में हम जानते हैं। तो यहाँ पे भी वही काम करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 0, तो 0 का मतलब क्या होगा, इसके नीचे 1 हिडन है,
अब इसको इन्वर्स करेंगे तो ये 1 ऊपर और 0 नीचे, लिखने का तरीका 0 से डिवाइड करेंगे अगर तो ये ऐसे आ जाएगा, यानी कि पहला कंडीशन इसका क्या बन गया, नॉट डिफाइंड बन गया। तो इसको अब लिख लीजिए, पहला इसका आएगा नॉट डिफाइंड। दूसरे वाले में देखिए 1/2 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे 1/√2 है तो इसका सिंपल वैल्यू क्या आएगा √2। यहाँ पे √3/2 है तो इसका क्या बन जाएगा 2/√3। देखिए इसका ध्यान रखिएगा, ये बॉक्स के फॉर्म में नहीं है तो ये ऐसा ना हो कि 10 वाले कॉर्ड वाले में से कुछ मिक्सअप हो जाए। अगला के बारे में बात करें तो ये 1/1 तो ये तो 1 ही रहेगा, इसमें चेंजेस होना ही नहीं है। कॉसेक के बाद अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात करेंगे सेक थीटा के बारे में। सेक थीटा में भी कहानी वही है, यहाँ पे 1 सेक जो होगा वो कॉस का इन्वर्स होगा, और ये वैसे भी ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो वहाँ पे शिफ्ट होकर चला जाएगा। तो ये आ गया आपका 2/√3, ये आ गया आपका √2, ये आ गया आपका 2 और ये आ गया आपका ND यानी कि नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड इसलिए बार बार बोल रहे हैं क्योंकि नंबर को अपने आप में रिप्रेजेंट कर पाना थोड़ा सा ये हो जाता है, ठीक है। नंबर को रिप्रेजेंट कर पाना मतलब कि रिमाइंडर के फॉर्म में क्या आएगा ये बता पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये तो था अब तक का लेंदी तरीका, उम्मीद करते हैं इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे एक शॉर्ट तरीके की तरफ बढ़ जाते हैं, शॉर्ट तरीका की तरफ बढ़ जाते हैं, वरना फिर वही कहानी हो जाएगा। तो सर आपको बताए थे, आप शॉर्ट तरीके पे बात ही नहीं किए, याद करने में बहुत तकलीफ हो रहा है। पहली बार हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की तरफ आए हैं और याद करने में ही समझ में नहीं आ रहा इतना लंबा चीज़। तो इसके लिए एग्ज़ाम्स के लिए भी बता दे रहे हैं, एग्ज़ाम्स में भी बड़ा फ़ायदेमंद है और ये अच्छे बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है जिनका अच्छा नंबर आ रहा है ना, ये उनके लिए भी बड़ा हेल्पफुल है। क्या करना होता है इस चीज़ में, हम लोग साइन के बारे में बात किए थे, हम एक के बारे में बता देते हैं, लगभग तो उसी का इनका कॉस निकल जाएगा। कॉस से साइन कॉस से 10 निकल जाता है, 10 के बाद कॉट से कॉस से कुछ भी अब निकल सकते हैं। तो इसको निकालने का तरीका पहले समझ लीजिए। सारा कुछ फिंगर टिप पे, सारा कुछ हमारे लेफ्ट हैंड के फिंगर टिप पे। अगर आप लेफ्ट हैंड से देखते हैं तो आपके लिए राइट हो जाएगा, क्योंकि हम लिखने का काम अधिकतर बच्चों का राइट हैंड से ही देखें तो हम इसको लेफ्ट हैंड पे ही समझाने का कोशिश करते हैं। क्या है इसमें, देखिए आपके पास में क्या होगा कि फिंगर में हर एक चीज़ आपके पास में रहेगा, ये फिंगर हटने वाला नहीं। अब उन बच्चों से हम बिल्कुल भी माफ़ी चाहते हैं जिनका किसी कारण से हाथ नहीं है या फिर कुछ लाचारी है, इन बच्चों से हम बिल्कुल ही माफ़ी चाहते हैं। मेरे पास जो साधारण तरीका है समझाने का उसी पे बात करते हैं। अगर आपके पास में फिंगर में अगर आप काउंट करेंगे तो ये 0 दिखाई देगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। हमारे पास में एंगल के बारे में बात करें तो एंगल कितना आ रहा था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और लास्ट में 90 डिग्री। मेरे पास में यही 5 के बारे में बात करना था। हम लोगों को अगर 0 डिग्री पे एंगल को फाइंड करना होगा तो न्यूमरेटर में रूट के अंदर में लिखेंगे और अपॉन 2 से हमेशा डिवाइड करेंगे। अभी भी बात करते हैं, लिख के बता देते हैं कि कैसे क्या करने वाले हैं। 0 डिग्री के फिंगर के नीचे कितना फिंगर है, एक भी फिंगर नहीं है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा साइन के केस में 0/2 और न्यूमरेटर में क्या लगाने बोले, रूट लगाने के लिए बोले। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले साइन के केस में, और वो भी क्या 0 पे, 30 पे क्या, 45 पे क्या, 60 पे क्या और 90 पे क्या, ठीक है। पहला वाला जो हम लोग केस अभी डिस्कस किए वो क्या डिस्कस किए, लिटिल फिंगर जो होगा यानी कि तर्जनी उंगली, छोटा उंगली जो है, इसके नीचे आपका कितना बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो न्यूमरेटर में बचेगा 0। अगर हम इसके बारे में बात करें 30 डिग्री के बारे में, तो इसके नीचे कितना उंगली है, एक उंगली, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1, ऊपर में क्या लगेगा न्यूमरेटर में √1 और नीचे हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि √1/2। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। इसमें न्यूमरेटर में ही लगाना, पिछले वाले से कंफ्यूज मत कर जाइएगा कि पूरे को रूट लगा रहे थे, यहाँ पे वो सिस्टम काम नहीं करेगा। यहाँ पे 0/2 यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। 0 के बारे में मैं बात कर ली, 30 के बारे में बात कर ली, 60 के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके नीचे कितना उंगली दिख रहा है, इसका नीचे 2 फिंगर्स दिख रहा है। 2 फिंगर का मतलब हो गया √2 और हमको हमेशा 2 से ही डिवाइड करना है, हमेशा डिनोमिनेटर में 2 से ही डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दिए। अगर हम इसको सही ढंग से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका मतलब 1/√2, क्योंकि 2 को लिखने का तरीका √2 × √2 होगा और √2 से एक √2 कैंसिल अगर कर लेंगे तो 1/√2 आएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं 60 के बारे में। देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस 60 डिग्री के नीचे कितना उंगली बचा हुआ है, 3 उंगली बचा हुआ है, 3 फिंगर्स है मेरे पास में, तो हम लोग √3 लिख देंगे यहाँ पे।
√3 और 2 से ही हमें डिवाइड करने के लिए बोला गया है, तो ये आ जाएगा। अब इसमें कुछ कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा, तो यही आपका इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। इसके नीचे कितना उंगली बचा, 4 उंगली बचा, 4 फिंगर, सॉरी 4 फिंगर तो उंगली का ही नाम होता है। तो 4 उंगली बचा हुआ आपके पास में 4 है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखेंगे, √4/2। √4 का मतलब क्या हो जाएगा, 2, और अपॉन 2 करने पे इसका वैल्यू क्या आएगा, 1। अब यहाँ पे देखिए जितने भी जगह पे सर्कल किए हुए हैं, अगर आप साइन वाले से अगर आप इसको कंपेयर कीजिएगा तो हर एक जगह पे उसका वैल्यू आपको सेम दिखाई देगा। sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 और sin 90 1। तो ये एक फिंगर पे याद करने का तरीका था। ये 10th क्लास में अच्छा काम कर जाता है किसी किसी बच्चों के लिए, और ऐसे भी ऐसा कुछ ज़रूरी थोड़ी ना है। हो सकता है कि आप इसी जगह का अगर वीडियो क्लिप 10th क्लास के लिए चल जाए तो ये बहुत अच्छा बात है, ठीक है ना। अब ये साइन कॉस टेन के बारे में बात कर लिए हैं, तो अब आपको वैसे भी शुरू में थोड़ा सा अगर दिक्कत हो तो इसी तरह से काम कर लीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ये तो हम लोगों को भी पता है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अगले स्टेप में 10.2 की तरफ सीधा बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट के बारे में जहाँ तक बात करना था बात कर चुके हैं, अब हम लोग 10.2 की तरफ बढ़ रहे हैं। 10.2 में जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है वो दिख रहा है sin 45 डिग्री, sin 30 डिग्री, cos 45 cos 45 cos 30 डिग्री। एक एक करके हम लोग एक क्वेश्चन को कर लेते हैं। जो भी क्वेश्चन मेरे नज़र में लगेगा कि ये हल्का सा पैटर्न चेंज हो रहा है या डिफिकल्ट लेवल है इसका, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लिख लेंगे, समझा देंगे। जहाँ भी लगेगा नहीं ये काम हो सकता है खुद ब खुद, उस काम को आप खुद ब खुद घर पे बैठ कर लीजिएगा, क्योंकि यही इसका फ़ायदा होगा। अच्छा एक बात और, हम लोग क्या करते हैं ना कि 10.2 का आपके सामने इस बुक को ही रख देते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर बोलने में क्या होता है कि कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो जहाँ तक हम वीडियो को देखें, क्योंकि जो वीडियो अपलोड किए थे उस वीडियो को हम भी देखें 2 बार, मेरा उसमें वॉच टाइम मेरा भी काउंट होगा अगर यूट्यूब की तरफ से तो उस कंडीशन में क्या है कि 10.2 में जो है सो आपको बुक नहीं दिखाया गया था, बोला गया था। बोलने में हो सकता है कि कभी कभी बच्चों को समझ में ना आए या कुछ कन्फ्यूज़न हो जाए, तो इसलिए बुक आपको दिखा दे रहे हैं। बुक दिखाने का तरीका जो होगा मेरा, वो पीछे से जा करके ना कैमरा के सामने ला करके रखने में फ़ायदा होगा, कुछ इस तरह के शायद फोकस का। हाँ अब ये देखिए 10.2 है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं होगा वो उस इसके थ्रू आराम से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। 10.2 का आगे का पार्ट भी दिखाया गया है। ये मेरे पास में 10.2 का क्वेश्चन है। अगर आप चाहें तो आप इसको आराम से रोक करके इसमें से क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। आपका अगर इसमें से क्वेश्चन बन जाएगा तो मेरा भी फ़ायदा और आपका भी फ़ायदा। वीडियो को पॉज कीजिए, क्योंकि हर एक बच्चे के पास में बुक हो ये कोई ज़रूरी नहीं ना है, और जिसके पास बुक नहीं होगा उनके लिए फिर ये दिक्कत बढ़ जाता है, ठीक है। अभी पहले से ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा होगा। और इस भरे में मत रहिएगा कि आर्टिसन में आंसर गलत होगा। आंसर तो पे देखिए, ये तो ह्यूमन एरर है, वो कहीं भी गलत हो सकता है, इसको लेकर के तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए। मगर हाँ, बनाने से मतलब है तो मैथ को बनाइए, आपके सही हो और आपके गलत होने से फ़र्क पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि आंसर के सही से आपको सब कुछ दिख गया होगा। अब हम लोग इस पर आ जाते हैं वापस से इसके क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर पर जैसे ही हम लोग आते हैं तो एक एक करके सब चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। जो मेरे नज़र में टफ लगेगा उसको हम टफ के तहत ही काम करवाएंगे, और जो लगेगा वो। पहला क्वेश्चन बोला है sin 45 sin 30, तो लिख भी लेते हैं। और आप चाहें तो वहाँ पे वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके तो कॉपी पेस्ट किया ही जा सकता है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं होगा उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम एग्जाम्पल्स पे भी आपको दिखा देंगे एग्जाम्पल्स के बारे में, तो एग्जाम्पल्स भी आप सारा का सारा कर सकते हैं। पहले तो स्टार्ट कर देते हैं हम लोग अपना sin 45 sin 30। देखिए sin 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। sin 30 का वैल्यू क्या आएगा, 1/2 प्लस cos 45 cos 30। cos 45 में तो 1/√2 और इंटू यहाँ पे cos 30 बोला, तो याद कीजिए कि sin 60 का वैल्यू क्या आ रहा था, √3/2। तो 60 + 30 90, यानी कि जो 30 का cos का जो वैल्यू होगा वो वही होगा जो sin के केस में 60 का होता है, यानी कि √3/2 का। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 यहाँ पे 2√2 प्लस √3/2। एलसीएम लेंगे अगर तो ये 2√2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 + √3 आ जाएगा।
सिंपल सा कहानी है इसका। ये बना लेने के बाद हमेशा क्या कीजिए, इसका आंसर चेक कर लीजिए। या तो वैसे तो या तो ये आंसर होगा, ये तो आंसर है ही है, मगर बहुत से बच्चों के केस में क्या होता है कि वो डिनोमिनेटर को में से इस रूट 2 को रेशनलाइज करना चाहते हैं। देखिए अपने आप में गलत तो बिल्कुल भी नहीं है, आप चाहें तो रूट 2 को रेशनलाइज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या आ जाएगा आपका रूट 2 प्लस रूट 6 अपॉन में 4, ये इसका आंसर हो जाएगा अगर आप रेशनलाइज करना चाहते हैं तो। वैसे यहाँ पे भी आप आंसर ला के छोड़िएगा तो गलत नहीं है और ये भी सही है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है साइन 60 कॉस 30 कॉस 60 साइन 30, वही है, इसमें वैल्यू पुट करना। थर्ड वाले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो कॉस 60 कॉस 45 साइन 60 कॉस 60 कॉस 45 माइनस साइन 60 साइन 45, तो भी ठीक है। देखिए बुक्स को दिखाने का पर्पस ये होता है कि वैसा बच्चा देख पा रहा है। अब मान लीजिए कोई बच्चा किसी कारण से, किसी बच्चे के पास आंख नहीं है या वो बहुत कम देख पाता है, तो बोल करके भी वो कम से कम इस चीज़ को सीखे। मेरा मेन टारगेट उन बच्चों तक भी पहुंचना है जिनके पास में इस तरह का भी दिक्कत आ रहा है, तो इसीलिए हम क्वेश्चन को बोल रहे थे। मेरे नज़र में ये अच्छा इनिशिएटिव है, आप लोग देख करके प्लीज़ बताइए कि आपको ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। नेक्स्ट की तरफ बढ़े 5th नंबर पे, तो देखिए जहाँ पे जो उसका वैल्यू को पुट करना और स्क्वायर करने का काम है वहाँ पे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। स्क्वायर वाले के यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एक क्वेश्चन में से कर लेंगे। स्क्वायर के केस में 5th क्वेश्चन बोल रहा है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। इसमें भी वही काम है, आप वैल्यू को पुट करेंगे, वैल्यू को पुट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका आप उसका स्क्वायर करते हुए चले जाएंगे। इसमें एक कॉन्सेप्ट को और डिस्कस करना, वो कॉन्सेप्ट भी डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, सेम ही कहानी है। अगला क्वेश्चन है 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। इस केस में कैसे क्या काम करते हैं ये बात आप लोग एक बार वापस से समझ लीजिए। देखिए जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर आपके पास में एंगल्स के बारे में अगर बात करना है आपको, तो बात करने का एक खास तरीका होगा। वो तरीका ये है कि आपके पास में लिखा हुआ है कहीं पे साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पे हम इसको एंगल है ये थीटा 60 कुछ भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल लेटर में भी। इसका ये मतलब होगा कि इसका ये बोलना चाह रहा है कि साइन 30 निकालिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, ये दोनों सेम चीज़ है। मगर अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं किसी भी कारण से कि साइन 30 का स्क्वायर, तो ये एक अलग कहानी कहता है और ये दोनों सेम चीज़ होगा, ये सेम चीज़ नहीं है, इसलिए नॉट इक्वल टू का साइन लगाया जाएगा। ये नॉट इक्वल टू का साइन है। कहने का ये मतलब हुआ कि साइन 30 का अगर आपको यहाँ पे वैल्यू पता है तो साइन 30 का वैल्यू क्या आएगा 1/2। इसमें 1/2 का आप स्क्वायर करेंगे, 1/2 का वैल्यू निकालेंगे फिर स्क्वायर करेंगे। इसी को लिखने का जो तरीका होता है वो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इसमें भी 1/2 निकालेंगे और 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, साइन 30 का स्क्वायर तो यहाँ पे आ गया। ये दोनों सेम चीज़ ही हो गया 1/4 1/4। मगर इसके केस में क्या होगा कि आपको लिखना होगा साइन 900 डिग्री, 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 आ जाएगा। अब आप ये मत बोल दीजिएगा कि 900 डिग्री तो होता ही नहीं, ठीक है, वरना कहानी वही हो जाएगा कूप मंडूक वाला, यानी कुआं के मेढक वाला। एक बार क्या होता है बाढ़ के टाइम में किसी वजह से, देखिए बिहार में बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है, तो एग्जाम्पल हम लोगों का वैसा ही होता है। बिहार में बाढ़ बहुत आता है तो एक बार क्या हुआ कि कहीं से बह करके एक कुएं में मेढक आके फंस गया। मेढक के फंस जाने के बाद होता ये है कि बेचारा मेढक अंदर आता, अब वो चाहे जितना भी उछल कूद करे वो कुएं से बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। तो उस कुएं में जो पहले से रहने वाला मेढक है, वो मेढक ये बोलता है कि भाई बाहर का दुनिया बहुत बड़ा है क्या, जो तुम इतना बाहर निकलने के लिए व्याकुल हो रहे हो। तो बोलता है कि हाँ बाहर का दुनिया बहुत बड़ा है। तो कुएं में रहने वाला मेढक उससे पूछता है कितना बड़ा है। कुएं में एक पार्ट से उछल करके वो दूसरे पार्ट तक चला जाता है, ठीक है, बोलता है इससे भी ज़्यादा बड़ा है क्या। तो वही कहानी यहाँ पे भी है कि आपको जितना नॉलेज है, मेरे पास जितना नॉलेज है वो 10th क्लास के हिसाब से बेस्ट है अपने आप में। मगर जब आप इसके बारे में और भी ज़्यादा पढ़ना शुरू करेंगे और भी ज़्यादा जानेंगे, हालांकि हम 10th क्लास में तो इस तरह को एडवाइस नहीं देंगे क्योंकि इसके लिए तो MSc होता है, PhD वगैरह होता है जिसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च कर लेते हैं किसी एक खास टॉपिक पर ही।
मगर इस केस में क्या है कि 900 डिग्री तक हम लोग पहुंच सकते हैं, 360 डिग्री पे आगे कोई चीज़ नहीं रुकता है, इसके अलावा भी आगे का काम होता है, इसलिए ये चीज़ बोलना ज़रूरी हो गया था। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अपने पास जितना नॉलेज है वो नॉलेज अपने आप में बेस्ट है 10th क्लास के हिसाब से, मगर ऐसा नहीं कि वही अंत है, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। हम लोग कुछ नया चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, जो पहले से लिखा गया है बस उसी को नोट्स के फॉर्म में उसी को समझा रहा है, कोई समझाने वाला है, कोई समझ रहा है, बस इन्हीं सब चीज़ों में काम चल रहा है। कुछ नया चीज़ के इन्वेंशन में कर ही नहीं पा रही है, अपने आप में ही एक दुखद स्थिति है, या हम तक वो चीज़ पहुंच नहीं पा रहा है कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से। कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से वो चीज़ हमारे तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। ये स्थिति को देखना होगा कि कैसे इसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। खैर, अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो लिखा हुआ 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री के केस में क्या है, 2 लिख दिए। sin स्क्वायर 30 का मतलब हो गया sin 30 का होल स्क्वायर, तो sin 30 का वैल्यू क्या होगा 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखा होगा -3 cos स्क्वायर 45 डिग्री, तो लिख दिए -3 cos की जगह पे हम लोग 45 लिखा होगा, cos 45 का वैल्यू होगा 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगले इसमें बोल रहा है प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री, तो प्लस 10 स्क्वायर 60 का मतलब हो गया √3 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू को फाइंड कर लीजिए, 2 × 1/4 -3/2 + 3, ये कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ पे 2 एलसीएम आ गया, 1 - 3 + 6, यहाँ पे नीचे में 1 हिडन होगा, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो 1 के टेबल में 2 कब आएगा 2 टाइम्स में, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 6 लिख दिए। 6 + 1 7 -3, 7 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4/2, कैंसिल आउट करने पे इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2 आंसर। इतना ही। स्क्वायर के केस में तो आंसर और भी आसानी से निकल जाता है, क्योंकि रूट का कोई काम खत्म हो जाता है, क्यूब करेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि 7 नंबर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का कुछ है, sin स्क्वायर 30 डिग्री cos स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि जहाँ कुछ नहीं बोल रहे प्लस माइनस, यहाँ पे ये इसका मतलब ही ये होगा कि अपने आप में मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो sin स्क्वायर 30 डिग्री cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/2 sin स्क्वायर 90 डिग्री -2 cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/24 cos स्क्वायर 0 डिग्री, cos स्क्वायर 1/24 cos स्क्वायर 0 डिग्री। cos स्क्वायर 0 डिग्री का मतलब हो गया cos 0 का होल स्क्वायर, और cos 0 का वैल्यू आएगा 1, क्योंकि 1 + 90 साइन के साथ में अगर आप याद करेंगे या वैसे भी विजुअलाइज करेंगे तो 90 के केस में 1 लिखा हुआ था, cos के केस में हम लोग उसको यहाँ पे 1 से शिफ्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 4 ब्रैकेट स्टार्ट sin 4 60 डिग्री, साइन की पावर 4 है, यहाँ पे 4 लिखें, ब्रैकेट में स्टार्ट करेंगे, sin की पावर 4 60 डिग्री प्लस cos की पावर 4 30 डिग्री -3 ब्रैकेट स्टार्ट 10 स्क्वायर 60 डिग्री -10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसमें से एक क्वेश्चन इसलिए करवा के दिखाया जाता है क्योंकि 4 के बारे में बात चल रहा है। देखिए यहाँ पे जब भी 4 के बारे में बात होगा तो आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, 4 लिख लिए, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट किया गया। sin 60 का वैल्यू होता है आपके पास में √3/2, तो √3/2 लिख लिए, इसका पावर 4 करना होगा, √3/2 का पावर 4, फिर लिखा हुआ प्लस cos 30 का मतलब हो गया जो sin 60 का वैल्यू था वही cos 30 का आएगा, यानी कि √3/2 और इस पूरे का होल पावर 4, और इसको वापस से ब्रैकेट से क्लोज कर दी, क्योंकि 4 से ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर लिखा हुआ -3 लिख दिया -3, फिर ये बोल रहा है 10 स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 का वैल्यू होगा √3 का स्क्वायर -10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 स्क्वायर में 10 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। अगला बोल रहा है प्लस 5 cos स्क्वायर 45 डिग्री, तो प्लस 5 cos 45 का वैल्यू वही होगा जो sin 45 का वैल्यू आएगा, यानी कि 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/√2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे 4 लिख लिए, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, अभी भी आपके पास में मतलब ऐसे समझिए कि √3 × √3 × √3 × √3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए 3, आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो 9। 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, पावर 4 है तो 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16 प्लस यहाँ पे वही काम करेंगे, यानी कि 9/16, सेम ही नंबर लिखा हुआ, सेम पावर है तो सेम ही कर दी। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 2 लिख दी, प्लस 5 × 1/2, √2 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए वैसे तो एलसीएम इसके अंदर में लेना चाहिए, मगर आप चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, 4 लिखें × 1/16 कॉमन ले लिए दोनों में से, तो क्या बचेगा आपके पास में 9 + 9
-3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा 6 + 5/2। 4 टाइम्स में ये कैंसिल आउट होगा, 9 + 9 18, ठीक है, अपॉन में 4 प्लस नहीं -6 + 5/2। आप चाहें तो इसका यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे हम इसको इस तरह सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे काट भी सकते हैं 2 से, और ये 9/2 आ गया आपके पास में, ये 9 है, ये 2 9/2 आ गया, तो 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, ले लीजिए 2 एलसीएम। फिर लिखो 9 - 12, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है तो आप यही करेंगे, 6 के नीचे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, यानी कि 1 हिडन है, और 1 के टेबल में 2 टाइम्स में आएगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किए तो माइनस साइन के साथ में 12 आ गया। अब 9 + 5 क्या आएगा 14, 12 माइनस करेंगे तो बचेगा 2, 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1, मगर आप लिख लीजिएगा 14 - 12 अपॉन में 2 विच इज़ इक्वल टू 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है cosec स्क्वायर 45 डिग्री, sec स्क्वायर 30 डिग्री, ये दोनों ब्रैकेट में क्लोज कर दिया गया, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया गया, फिर लिखा हुआ sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री, ये भी ठीक है। 11th में बोल रहा है cos क्यूब 30 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan क्यूब 45 डिग्री, sin स्क्वायर 90 डिग्री, sec स्क्वायर 45 डिग्री, cot 30 डिग्री, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ वैल्यू है। तो जब कभी भी इसमें क्या है, इसको देखिए बना के नहीं दिखा रहे, क्योंकि जिसमें सेम चीज़ों के बारे में बात हो रहा है उसको कितनी बार आदमी लिखेगा। प्रैक्टिस आप लोगों से करवाना मेरा काम है, खुद प्रैक्टिस नहीं करना मुझे, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप करेंगे, इसलिए बोल के भी दिखा दे रहे। जिन बच्चों को सुनने मतलब वो सुन पा रहे हैं केवल, बोल नहीं पाते हैं, ऐसा होता है कि जो बच्चा सुन नहीं पाता है वो बोल भी नहीं पाता, क्योंकि बोलेगा कैसे, आदमी इतना तरह का बोली है, भाषा चलिए बहुत कम हो सकता है और बोली तो बहुत तरह का है ना। तो जब बोली में से जो बच्चा बोली को सुन ही नहीं पा रहा है वो उसको रिप्रेजेंट किस तरह से करेगा, तो ये उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग काम हो जाता है। जो सुन नहीं पाता है वो बोल भी नहीं पाता है, मतलब इन जनरल केस में। दूसरी तरफ क्या है कि जो बच्चा सुन पाता है वो हो सकता है किसी कारण से बोल ना पाए, वो लिख पाता है, देख पाता है, सारा काम वो एज यूजुअल कर पाता है जो एक आम इंसान कर पाता है। उस केसेस में क्या है कि अगर हम आपको बोल के सुना देंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा, विजुअलाइजेशन है ही, देख पा ही रहे हैं आप जो है। सो मान लीजिए कि कोई ऐसा ही बच्चा है कि जो केवल सुन पा रहा है और बोल पा रहा है मगर वो देख नहीं पा रहा, पढ़ने का मन उसको भी कर रहा होगा, इसमें क्या दिक्कत है। तो इसमें से वो ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन को छांट ले या फिर कोई खास तरह का क्वेश्चन बना ले या कुछ भी कर ले, इसलिए ये सब चीज़ बोल दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 12th वाले का, cot स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसमें वही है, हर एक चीज़ का वैल्यू पुट करते जाना और वैसे ही बनेगा जैसे ही अब तक बनता आ रहा था। 13th वाले में बोल रहा है cos 0 डिग्री। देखिए cos 0 डिग्री बोलने के साथ ही ये मत समझ लीजिएगा कि इस एंगल 0 लिखा हुआ है इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। हम लोग 11th क्लास में जब सेट 3 पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि 0 भी अपने आप में होल्डिंग पोटेंशियल से रखता है, 0 होना ही अपने आप में कुछ ना कुछ होना है, और कहीं पे कोई वैल्यू नल होता है, एम्प्टी होता है, कुछ होता ही नहीं, यहाँ तक कि उसमें 0 भी नहीं होता। कहीं कहीं पे कोई वैल्यू 0 का नहीं होना एक अलग कहानी है, 0 का होना अपने आप में प्रेजेंट होने के बारे में कहता है। तो इसी तरह से cos 0 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री, ये तीन चीज़ एक ब्रैकेट के अंदर, अगला ब्रैकेट स्टार्ट होगा उस ब्रैकेट में आएगा sin 90 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। सेम ही कहानी है इसका भी। अगला क्वेश्चन बोला गया sin 30 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री प्लस अपॉन में tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री। इसको बना करके दिखा देते हैं। बनाना क्या है, इसमें हर एक का वैल्यू लिख देना है। अगर आपको पता है कि आपके पास में sin 30 का वैल्यू क्या आएगा, sin 30 का वैल्यू आएगा 1/2 माइनस sin 90 का वैल्यू क्या आएगा 1 प्लस 2 cos 0, तो cos 0 का मतलब होगा 1, tan 30 का वैल्यू आएगा 1/√3 और tan 60 का वैल्यू आएगा इनटू के फॉर्म में √3। तो ये देखिए √3 तो यहीं पे कैंसिल आउट हो गया। आपके पास में केवल इसको सॉल्व करना है, तो 1/2 माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए 2 और -1 कर दिए तो आपके पास में आ जाएगा +1। इसका एलसीएम लेना चाहते तो एलसीएम ले लीजिए, वरना वो समझिए सीधा सीधी मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ 2 1 2 प्लस 1 3/2। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। इसको समझने का एक और तरीका समझिए 1 प्लस 1/2, जहाँ पे इस तरह का सिंगल फॉर्म में चीज़ रहता है 2 1 2 प्लस 3/2 लिख सकते हैं, या 1
2। अगर आप इसको ऐसे भी लिखेंगे तो भी ये आंसर सही है, मतलब सेम ही निकलेगा। 2 1 ज़ा 2 + 1 3/2 सेम आंसर। या तो इस फॉर्मेट में आंसर लिख के आइए या फिर इस फॉर्मेट में आंसर लिख के आइए, आंसर सेम ही रहने वाला है। 14th के बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं 15th नंबर क्वेश्चन के बारे में। लिखो 4/cot² 30 डिग्री प्लस बगल में होगा 1/sin² 60 डिग्री माइनस cos² 45 डिग्री। ठीक है। 16th नंबर क्वेश्चन में है 4 ब्रैकेट स्टार्ट sin 4 30 डिग्री, sin 4 मतलब sin की पावर 4 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री ब्रैकेट क्लोज। 4 ब्रैकेट स्टार्ट मतलब जो क्वेश्चन से रिपीट कर रहे हैं वापस से, 4 ब्रैकेट स्टार्ट sin की पावर 4 30 डिग्री प्लस cos² 60 डिग्री ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 ब्रैकेट स्टार्ट cos² 45 डिग्री माइनस sin² 90 डिग्री ब्रैकेट क्लोज माइनस sin² 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन बोल रहा है tan² 60 डिग्री प्लस 4 cos² 45 डिग्री प्लस 3 sec² 30 डिग्री प्लस 5 cos² 90 डिग्री। अगर इस पूरे के नीचे में आपको क्या देना है, अपॉन कर देना है। अपॉन लगाकर नीचे में लिखेंगे cos 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री माइनस cot² 30 डिग्री। 17 नंबर क्वेश्चन से 18th में बोल रहा है sin 30 डिग्री अपॉन sin 45 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री अपॉन sec 60 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री अपॉन cot 45 डिग्री माइनस cos 30 डिग्री अपॉन sin 90 डिग्री। एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, दो प्लस में दो माइनस में चल रहा है। 19th नंबर में बोल रहा है tan 45 डिग्री अपॉन cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री अपॉन cot 45 डिग्री माइनस 5 cot 90 डिग्री अपॉन 2 cos 0 डिग्री। ठीक है। यहाँ तक का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा ही पैटर्न था। पैटर्न में एक जैसा में ये सिमिलरिटी था कि आपके पास जो नंबर गिवन था उसी में से आपको क्या करना था कि किसी न किसी एक का वैल्यू के बारे में फाइंड आउट करते चले जाना था। अब अगले बारे में थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया। ठीक है। 19-20 क्वेश्चन के बनाने के बाद आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और हम लोग पढ़ते आए हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगले क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। लिखा हुआ 2 sin 3x इज इक्वल टू √3। क्या लिखा हुआ 2 sin 3x इज इक्वल टू √3। 2 sin 3x इज इक्वल टू √3। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा कि आपके पास में √3 तो पहली बात तो कभी आता ही नहीं साइन में। √3 सिंगल नहीं आता, ये 10 में आएगा या फिर मैक्सिमम कॉट में आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे sin 3x इज इक्वल टू √3 अपॉन में 2। अब हमको ये पता करना होगा कि आखिर √3/2 साइन के किस फॉर्म में आने वाला है। तो याद करेंगे तो आपको याद समझ में आएगा कि sin 3x इज इक्वल टू sin 60 डिग्री √3/2 sin 60 √3/2। अब यहाँ पे sin को कैंसिल आउट ऐसे मत कर दीजिएगा, यहाँ लिख के बता दे रहे हैं ताकि ऐसा गलती एग्जाम्स में कभी मत कीजिएगा वरना नंबर ही कट जाएगा। ये और ये कैंसिल आउट कभी नहीं होगा। ये बनाने का तरीका गलत तरीका है, ऐसे मत बनाइएगा भूल के भी नहीं। तो लिखेंगे कैसे, इक्वेटिंग साइन ऑन बोथ साइड, इक्वेटिंग साइन ऑन बोथ साइड। तो साइन को इक्वेट करने का मतलब ये होगा कि 3x इज इक्वल टू 60। तो ऐसे भी वर्ड से काट देता है 20, यानी कि x इज इक्वल टू आ गया आपके पास में 20 डिग्री का। ठीक है। तो इस कंडीशन में आपके पास में क्या आ जाएगा x 20 डिग्री का। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और हम बना के दिखा देंगे आपको ताकि जो गलती होने की जो पॉसिबिलिटीज़ है ना वो पॉसिबिलिटीज़ भी बिल्कुल ही पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2 sin x/2 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 1 दिखता है और आदमी को क्या दिमाग में क्लिक कर जाता है कि 1 के केस में तो हम लोग बहुत बार काम किए हुए sin x/2 इज इक्वल टू 1। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, पहले गलत बना के दिखा देते हैं फिर सही बना के दिखाएंगे। तो ये मत समझ लीजिएगा कि सही गलत बना दिए। लिखा गया है sin x/2 तो यहाँ पे इज इक्वल टू 1। 1 देखते ही आदमी के दिमाग में क्या क्लिक किया पहले कि sin 90 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1 का। तो क्या लिख दिया sin 90। साइन को इक्वेट करेंगे तो क्या बना 2 × x/2 इज इक्वल टू 90। 2 और 2 काट दिया, x इज इक्वल टू 90 लिखा और एग्जाम्स में चला आया। ये याद रखिएगा कि ये अगर आप इस तरह से बना करके आए हैं तो आप सरासर गलत बना के आए हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे जो एंगल था वो एंगल चाहता है कि हम एंगल की तरह ही ट्रीट करवाया जाए हमसे। एंगल ये बोलेगा कि आप हमको एंगल की तरह ही ट्रीट कीजिए, ये मल्टीप्लाई हम बाहर वाले से नहीं होने वाला है, ये होगा ही नहीं कभी भी।
तो जब कभी भी आप ऐसा बना करके आएंगे तो ये क्या मैथ बनेगा? गलत। तो सही तरीका क्या होगा? वही सही तरीका होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/2। इस 2 को इक्वल टू की तरफ लेके जाएंगे तो अपॉन में चला जाएगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो साइन 1/2 को कौन कौन याद कर पा रहा है कि इसका मतलब क्या आएगा? तो साइन 30 पे वैल्यू क्या आएगा? 1/2 का। अब देखिए साइन साइन को इक्वेट करेंगे तो एंगल एंगल के ही इक्वल आएगा, इसीलिए ऐसा किया जाता है कि साइन ये लिख दिए 30 आ गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया? 60 डिग्री का। ये आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, यही आंसर आपका सही है। ये आंसर आपका गलत था। क्यों गलत था? कारण समझ में आ गया? क्योंकि एंगल ये बोल रहा है कि हमको एंगल की तरह ही ट्रीट करना है। ये बाहर वाले से मेरा कोई लेना देना नहीं, मल्टीप्लाई छोड़ी एड मल्टीप्लाई तक नहीं होंगे, एड वर्ड तो दूर की बात होगी। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया कि क्यों कोई मैथ गलत होता है? इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लिए क्लास में, तो इसके बारे में डिस्कस होता ही रहता है। अगला क्वेश्चन है √3 साइन x इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो ठीक है, बहुतों को ये चीज़ समझ में आएगा कि √3 साइन x लिखा हुआ है तो यहाँ पे ना ये दिख रहा है ना वो दिख रहा है, मगर आप यहाँ पे समझिए कि √3 साइन x इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 साइन x ऐसा कर लीजिए, √3 इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। ठीक, बनाने का 2-3 तरीका है, जैसा आपका मन करे वैसे बनाइए। √3 इज इक्वल टू, ये आपको दिख जाएगा कॉट एक्स के फॉर्म में। ठीक है, ये आपको क्या दिख जाएगा? कॉट एक्स के फॉर्म में दिख जाएगा। अब हमको ये बताना होगा कि कॉट के किस वैल्यू में आ करके ये इसका वैल्यू √3 होता है। तो याद कीजिए 1030 1/√3, 1045 1, 1060 √3। तो 1060 के केस में ये होता है, तो ये 30 के केस में क्या आएगा? 30 + 60 90। तो यहाँ पे लिखेंगे आप कॉट 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉट एक्स। ये बताया गया था कि एंगल हमेशा एंगल के साथ इक्वेट होना चाहिए, तो सिंपल लिखेंगे इक्वेटिंग कॉट ऑन बोथ साइड x इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ द साइड। इनवर्स का मतलब ये हो जाएगा कि वो क्या बन जाएगा? उलट जाएगा। अपने जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो इसका आप लिखेंगे जैसे ही टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा आपका? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में √3। अगर आप इधर लेंगे, बोथ साइड लेने के लिए बोला गया ना, तो इसके नीचे में 1 हिडन है, तो 1 ऊपर और ये नीचे। इसका मतलब क्या हो गया? 10x इज इक्वल टू 1/√3। 10x इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि x इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम इस जगह पे लिख नहीं रहे हैं, इस जगह पे मैं ये लिख नहीं रहा हूँ कि आपका जो वैल्यू आएगा वो इक्वेटिंग बोथ द साइड tan थीटा बोथ इक्वेटिंग कॉट ऑन बोथ साइड। ये आप लिख करके एग्जाम से बनाइएगा, मेरी तरह गैप में मत बना के चले आइएगा, वरना आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका साइन एक्स इज इक्वल, अगला क्वेश्चन से आपका साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। ठीक है, जैसा कि ये सब बनाया गया है इसके बेस पे आएंगे, आप बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है √3 tan 2x इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 45 इंटू साइन 45 डिग्री। एक बार फिर से बोलते रहे, √3 tan 2x इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 45 कॉस 45। तो इस एक तरफ क्या कीजिएगा आप, मतलब राइट हैंड साइड वाले की वैल्यू को सॉल्व कीजिएगा। cos 60 का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, sin 45 का cos 45 का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई करके एक तरफ सॉल्व कीजिएगा। tan 2x इज इक्वल टू वो नंबर अपॉन √3 करेंगे तो आपके पास में आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा रूट के ही फॉर्म में आएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है cos 2x इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री प्लस cos 60 cos 30 डिग्री, ये भी वही है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाइड दैट, ये वेरीफाई करने वाला है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है इफ़ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो थीटा के 30 डिग्री के होने का मतलब है कि हर जगह पे हम लोग थीटा को 30 पुट करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan
स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पे बोला आपको 30 लेने के लिए, तो 2 को अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 60 का। इन दोनों के बीच में आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि एंगल को नंबर ऑफ क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना, तो ये मल्टीप्लाई होकर 30 से 60 हो सकता है। तो LHS को आप सॉल्व कर रहे हैं, पहले LHS लिख लीजिएगा, ये लिखें tan 60 आ गया। tan 60 का वैल्यू आपको पता है √3 होगा। अब आ गया RHS की तरफ, वो नंबर लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, हालांकि एग्जाम्स में स्टेप बाय स्टेप लिख के ही बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम्स में स्टेप्स को लिखने का नंबर मिलता है। 1 माइनस tan थीटा का मतलब हो गया tan स्क्वायर थीटा ना, तो ये हो गया tan स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यू को फाइंड कर लीजिए, 2 × 1/√3, 1 माइनस 1/3। ये 1/3 क्यों, √3 तो यहाँ पे दिख ही रहा है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 2/√3 इस मेन जो ये जो आपको डिवाइड का साइन दिख रहा है, ये डिवाइड का साइन, उस कंप्लीट डिवाइड का साइन को यहाँ लगा दीजिएगा, और फिर क्या लिखा हुआ है 1 माइनस 1/3, ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए इसको। 2/3 डिवाइड का साइन 3, अब यहाँ पे 2 ही नंबर दिख रहा है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किए 3, माइनस 1 करेंगे 2/3 आ जाएगा। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज होगा, तो 2/3 × 3/2 करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका आंसर क्या बचेगा 1। आप ओह शिट, गलती हो गई, 3 माइनस 1 10 to 30 था ना, 2 tan 30 डिग्री 2/√3 tan स्क्वायर 30, यानी कि 1/3 और माइनस किए तो 3 माइनस 1 2/3, ये √3 का कहीं, अच्छा यहाँ ये देखिए, इतना प्रैक्टिस होने के बाद भी लिखने में गलती हो नहीं जाता, क्या कर सकते हैं। ये लिखा हुआ मेरे पास में, इसके बाद के नंबर को चेंज कर लीजिएगा। आपके पास में क्या लिखा होगा 2/√3 × 3/2, ये और ये नंबर कैंसिल, √3 से ये क्या आ जाएगा कैंसिल होकर के √3 बचेगा। √3 यहाँ पे भी दिख रहा है और √3 यहाँ पे भी दिख रहा है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि LHS = RHS हेंस प्रूफ। और बच्चों में हेंस प्रूफ लिखने का जो खुशी होता है वो तो पूछिए ही नहीं, आपको खुद भी रियलाइज होगा कि आप हेंस प्रूफ कितने अच्छे से लिख सकते हैं। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हमारा दिमाग जब कुछ अच्छा चीज़ कर रहा होता है तो उसको उस चीज़ में बड़ा खुशी मिलता है, उसको लगता है कि हम कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं। और अगर आप कुछ गलत काम कीजिएगा तो हमेशा दिमाग आपको पहली बार उस काम को करने से रोकेगा, दूसरी बार, तीसरी बार, हर बार उस काम को करने से रोकता है दिमाग, हमेशा ये याद रखिए। मगर जैसे ही एक समय के बाद क्या होता है कि आप कोई गलत काम किए, पहला बार तो दिमाग रोक दिया, दूसरा बार गलत काम करेंगे, दूसरा बार भी उस काम को करने से रोकना चाहेगा। इसीलिए आप देखिएगा कि छोटे कस्बों में जहाँ कहीं भी कम उम्र में किसी गलत बुरी लत का आदमी को, जब बच्चों को जब लत लगता है तो छुप के वो काम कर रहा होता है। जब वो काम छुप के कर रहा है, इसका मतलब उसको पता है कि हम जो करने वाले हैं वो गलत कर रहे हैं, मगर धीरे 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 एक समय के बाद जब वो मैच्योर हो जाता है, एक एज आ जाता है, तो वो काम उसको घर पे ही करने लगता है। इसका अच्छा एग्जांपल्स जो है कोई भी गलत काम जो आपको लग रहा हो, आपके नज़र में गलत है, वो आप सोच लीजिए। एग्जांपल्स तो हम क्यों देंगे एग्जांपल्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका sin 2 थीटा = 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। थर्ड वाला पार्ट में बोल रहा है इसका cos 2 थीटा = 1 - tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा = 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। थर्ड वाले पार्ट में बोलो cos 3 थीटा = 4 cos क्यूब थीटा - 3 cos थीटा। बनाने का तरीका हर एक में एक जैसे ही है, कहीं कोई चेंजेस के बारे में बात ही नहीं कर रहा है, तो आपको भी चेंजेस के बारे में बात नहीं करना है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ एंगल A = एंगल B। अभी एंगल लिखा हुआ तो नहीं है, मगर यहाँ पे बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल A = कैपिटल B लिखा हुआ है। इसका मतलब ही होगा कि एंगल कैपिटल A = एंगल कैपिटल B = 60 डिग्री। अब इसमें वेरीफाई करने के लिए बोला cos A - B = अच्छा, ये तो फॉर्मूला ही होता है। अब हम जो 11th क्लास में जाएंगे तो भी ठीक है, एक बार आपका इससे पहले रिवीजन हो चुका होगा। फॉर्मूला ये बोल रहा है आपका A = B = 60 डिग्री, ये लिखा हुआ। वेरीफाई करने के लिए बोला है cos A - B, cos A - B = cos A cos B प्लस sin A sin B। अब जब 11th क्लास में जाएंगे तो इस फॉर्मूले को आपका पढ़ना होगा। तो देखिए वो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट नहीं बताना चाह रहा है,
वो चाह रहा है कि अगर जो बच्चा 11th क्लास में साइंस लेके पढ़ना चाहेगा या जो बच्चा अप्लाइड मैथ कॉमर्स में लेके पढ़ना चाहेगा उसको कम से कम ये फार्मूला बिल्कुल फैमिलियर हो जाए इस फार्मूले से। हालांकि ये फार्मूला 11th क्लास में पढ़ना तो है ही है, मगर अगर आप इसके बारे में पहले से सुन के रखिएगा तो ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा चीज़ों को समझना। आप देखिए ना, अगर आप पढ़ के किसी चीज़ को पहले से रखते हैं तो आपके लिए क्लास में दोबारा पढ़ना कितना आसान हो जाता है। कम से कम उस वर्ड से अगर आप फैमिलियर रहेंगे तो कम से कम उस बच्चे से आप आगे निकल पाते हैं जो बच्चा शुरू में इस बात को समझने के लिए मेहनत कर रहा होता है। खैर, यहाँ पे cos 60 लिखा हुआ है, यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, तो एलएचएस में आप क्या लिख दिए cos। यहाँ पे ये मत कीजिएगा कि 60 लिखा हुआ तो क्या मतलब होगा, क्यों आएगा, जीरो कैसे होगा, सीधे लिखेंगे 60 माइनस 60। ये एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं तो एलएचएस लिख लेंगे। फिर लिखा होगा cos 60 माइनस 60 क्या होगा, 0, और cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। ठीक, अब हम लोग आरएचएस की तरफ सॉल्व करते हैं। जो वैल्यू लिखा हुआ उस वैल्यू को एज इट इज लिख दीजिए, cos 60, क्योंकि ए और बी दोनों क्या है, सेम ही लिखा हुआ है, तो cos 60 डिग्री 60 डिग्री प्लस sin 60। आप चाहें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, मगर ऐसा एडवाइस अभी फ़िलहाल नहीं देने वाले। cos 60 का वैल्यू क्या आएगा, sin 30 का जो वैल्यू था वो cos 60 का हो जाएगा, यानी कि 1/2 इंटू 1/2 प्लस sin 60 √3/2 ये आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4। एलसीएम ले लीजिएगा, 4 आ गया, 1 प्लस 3 यानी कि 4/4 विच इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए, आपके एलएचएस को सॉल्व करने पर भी आपके पास में 1 वैल्यू आया और आरएचएस को सॉल्व करने पर भी आपके पास में 1 ही वैल्यू आया। इसका मतलब है कि आप जो फार्मूला जो डिराइव किए हैं वो फार्मूला भी सही है। ठीक है, ये हर जगह पे याद रखिएगा कि आपको बस 10th क्लास से ऐसा नहीं कि बिल्कुल 11th क्लास में डायरेक्ट ही ढकेल देगा, इसलिए बोल रहे हैं आर्टिसन बनाने के लिए। वो उसको ये चीज़ पता है, अगले क्लास को पढ़ाते पढ़ाते उसको ये प्रैक्टिस हो गया कि कौन सा फार्मूला है और उसका यूज़ हम 10th क्लास में किस तरह से कर सकते हैं। अगला बोला है sin a माइनस बी इज इक्वल टू sin a माइनस बी इज इक्वल टू sin a cos b माइनस cos a sin b, ये भी ठीक है। अगला फार्मूला है tan a माइनस बी। ये तीनों का तीनों फार्मूला आपको 11th क्लास में पढ़ना है, याद करना पड़ेगा। अगर आप इससे पहले से गो थ्रू हो लेंगे, समझ लेंगे, याद रहेगा किसी तरह से, तो आपको उस वक्त जो तरीका बताया जाएगा उसमें आप आसानी से समझ पाएंगे। अगले के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अगले के बारे में बोल रहा है tan a माइनस बी, 10 ब्रैकेट में a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अगला बोल रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो यहाँ पे हाँ ठीक। अगला बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ़ a इज इक्वल टू 30, b इज इक्वल टू 60 डिग्री, वेरीफाइड दैट sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। ये भी फार्मूला होता है, sin a प्लस b, यानी कि ब्रैकेट में a प्लस b लिखा हुआ है, sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। ये भी फार्मूला का ही पार्ट है। इसमें भी क्या करना है, हर एक के वैल्यू को पुट कर देना है। जैसे आप पुट करेंगे तो एलएचएस में कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, आरएचएस में वैल्यू को पुट करेंगे तो वही कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। आपको ये बताना है कि ये वेरीफाई अगर कर पाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये वेरीफाई हो रहा है, और जिस केस में वो वेरीफाई नहीं कर पाएगा बोलेंगे वेरीफाई नहीं हो रहा है। अगला केस है इसका, वो बोल रहा है cos a प्लस बी, ये भी फॉर्मूला ही होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। अगला है 29 नंबर में, sin a प्लस बी इज इक्वल टू 1, इफ sin a प्लस बी इज इक्वल टू 1 cos a माइनस बी इज इक्वल टू 1। ये फलाना निकालना, इसको एक थोड़ा सा बता देता है, ये शायद नया तरीका देखा होगा। sin a प्लस बी इज इक्वल टू 1, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। आप मुझे ये बताइए ना कि साइन, यहाँ पे 1 साइन लिखा हुआ तो साइन के केस में ही इसको खोजना होता है। sin a प्लस बी इज इक्वल टू क्या, sin 90 लिखेंगे, sin 90 का वैल्यू क्या होगा 1। ठीक है, यहाँ से इक्वेटिंग साइन को कर देंगे तो मेरे पास में क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री आएगा। ठीक है, अगला बोल रहा है cos a माइनस बी इज इक्वल टू 1, तो वही लिख लीजिए cos a माइनस बी इज इक्वल टू 1। अब आप ये बताइए कि cos 1 जो होगा वो cos के किस में आएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 आएगा। अगर हम दोनों ही साइड से cos को इक्वेट कर देंगे तो मेरे पास में क्या बचा, a माइनस बी इज इक्वल टू 0, इसका नाम दे दी 2। क्या ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पर नहीं चलाया, ये दोनों के दोनों पढ़े ही होंगे। आपको क्या करना है उसके बाद, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 और a माइनस बी इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा।
2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, 2a इज इक्वल टू 90, यानी कि a इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब a और b दोनों का एंगल मतलब a 45 आ गया, इसको उठाकर किसमें पुट करेंगे तो b का वैल्यू क्या आएगा 45 का, या इसमें पुट करेंगे तो भी b आएगा 45 का, और ये दोनों ही कंडीशंस को यहाँ पे क्या करेगा सेटिस्फाई कर देगा। a अगर 45 b माइनस 45 तो दोनों को ऐड करेंगे तो 0, a 45 b प्लस 45 तो इसका वैल्यू 90, यानी दोनों ही कंडीशन सही है। तो जो हम मैथ बनाए हैं वो मैथ में क्या हो गया ऑटोमेटिक सही हो गया। अगला क्वेश्चन 30 वाले पे बोल रहा है इफ़ tan a माइनस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अच्छा, इसमें जो 29 नंबर क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि a प्लस बी का जो वैल्यू आएगा वो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि 0 से बड़ा होगा ऐसे a प्लस बी ऐसे ऐसे 90। हम लोग इनइक्वलिटीज़ के बारे में तो ICSE बोर्ड में पढ़ना है, इनइक्वलिटीज़ के बारे में मतलब पढ़ना तो है ही इसमें भी, मगर बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, तो हम लोग उतना ज़्यादा डेप्थ में बात भी नहीं कर रहे हैं। ये 11th क्लास में फिर इनइक्वलिटीज़ पढ़ना है CBSE वालों को। a प्लस बी का जो वैल्यू होगा या तो वो 90 के इक्वल हो जाए या फिर 90 से छोटा हो जाए, तो यहाँ पे क्या आ गया इक्वल आ गया। इसका दूसरा कंडीशन ये बोल रहा है कि a इज़ ग्रेटर देन b, a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू b, ये मतलब तो a का वैल्यू क्या आ गया या तो ग्रेटर होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे ये इक्वल टू के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हो गया कि ये जो आपका a और b का जो वैल्यू आया था यहाँ पे लिख भी देते हैं b इज इक्वल टू 45, यहाँ a और b का जो वैल्यू आया था वो इन दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 30 के फर्स्ट पार्ट में अगर आए तो लिखा हुआ है इफ़ tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, और ये कंडीशन लिखा हुआ है। आप उसको भी बनाएंगे तो उस कंडीशन को अगर आपका मैथ सही है तो हर एक कंडीशन को वो खुद ब खुद फुलफिल कर देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका इफ़ tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1 tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये भी सेम ही कंडीशन है, इसमें भी दो केस बनाया हुआ, ये 2 केस भी बन जाएगा। 31 में बोल रहा है इफ़ sin a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, और फिर वही कंडीशन, तो सेम ही कंडीशन है इसका भी। sin a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, तो sin के केस में 1/2 था कब आएगा 30 पे आएगा, और cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 60 पे आएगा 1/2। 32 का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी एंगल A इज इक्वल टू एंगल C फाइंड द वैल्यू ऑफ ये वो करना, ठीक है। देखिए है ना, क्वेश्चन बोल रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। तो पहला काम तो ये कीजिए कि एक ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल एट बी बोला तो राइट एंगल एट बी कर लीजिए, तो बचेगा कौन सा, ये एंगल ए और ये एंगल बी, सॉरी ये एंगल सी। फिर आगे ये बोल रहा है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी दोनों इक्वल, इसका मतलब होगा कि ये साइड और ये साइड क्या आएगा आपस में इक्वल आएगा। फिर ये आगे का कहानी बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी, ठीक है। इसमें भी ज़्यादा कुछ कोई खास बात तो दिख नहीं रहा। यहाँ पे ये एंगल इक्वल लिखा हुआ और ये एंगल 90 का लिखा हुआ, तो अगर हम इस एंगल को x बोल दें तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, ऑटोमेटिक x का हो जाएगा। x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 190 होता है। तो x प्लस x 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 यानी कि 90 का, 2x इज इक्वल टू 90, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 45 पे। अब यहाँ पे साइन 45 पुट नहीं कर लेंगे, कॉस की c की जगह पे 45, a की जगह पे 45 और c की जगह पे 45, हर एक का 45, तो ये साइन और वैल्यू संयोग से क्या होता है सेम ही होता है, तो 1/√2 का स्क्वायर कर दीजिए, या 1/√2 इंटू 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू 1/√2, ठीक है। ये आ गया 1/2 प्लस 1/2। अब हाफ और हाफ को अगर आप जोड़ेंगे तो वो ये 1 ही आएगा। हम लोगों के में एक कॉन्सेप्ट है ना, अर्ध नारेश्वर, जो अपने आप में ही कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी का सेकंड पार्ट बोल रहा है साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी। 33 में यही वही सेम ही कहानी है, इसमें क्या करना है, बी के बारे में बोला, बी याद रखिएगा 90 डिग्री पे, तो आपको 45 पुट नहीं करना, ऑब्वियस बात है, बी की जगह पे 90 और 90 की वैल्यू की पुट करेंगे।
जहाँ पे लिखा हुआ है 33 बोल रहा है फाइंड एक्यूट एंगल ए एंड बी इफ साइन ए प्लस 2b इज इक्वल टू रूट 3 एंड कॉस ए प्लस 4b इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सेम जैसा ऊपर में बनाते आए थे वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है। साइन ए प्लस 2b इज इक्वल टू रूट 3/2, हमको पता है रूट 3/2 60 पे होगा, तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। कॉस a प्लस 4b 0 पे, 0 कब आएगा कॉस में 0 डिग्री पे, a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। ये बहुत आसानी से क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल टूटेगा, बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डिटरमाइन एंगल पी एंड एंगल आर इन राइट एंगल। हाँ, क्वेश्चन में बोल रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, तो ठीक है इसको बनाना है, राइट एंगल एट क्यू बना लीजिए। ये पी लिख लीजिए, ये आर रख लीजिए, ये पी लिखो, पी फॉर पावर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था यहाँ राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो पी क्यू 3 सेंटीमीटर का लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ पी आर इज इक्वल टू पी आर 6 सेंटीमीटर का, डिटरमाइन एंगल पी एंड एंगल आर। ये एंगल और ये एंगल आपसे पूछ रहा है। अगर आपको पहले वाला कुछ बात याद हो जो हम लोग 10.1 में पढ़े थे, ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस देख रहा है, अगर हम आर से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन आर इज इक्वल टू पी अपॉन में एच। साइन आर का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू क्या आ रहा है आपके पास में, कुछ भी नहीं, क्योंकि साइन आर तो पता ही नहीं है आपको। साइन आर इज इक्वल टू 3 अपॉन में 6 यानी कि 1/2। यहाँ तक तो हम लोग लिख ही सकते हैं कम से कम। हम लोगों को अब इसके आगे का कहानी पता है कि साइन आर इज इक्वल टू क्या होगा, साइन कितने पे 30 पे। साइन और साइन अगर इक्वेट हो जाएगा तो आर का वैल्यू मेरे पास में, एंगल आर का वैल्यू क्या निकल के आएगा 30 का, एंगल आर का वैल्यू निकल के क्या आने वाला है 30 का। तो ये अगर 30 का हो गया तो ये 90 का पहले से गिवन है, तो ये कितने का आएगा 60 का। इतना ही सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा अप्लाइड तो लॉजिक को करना ही पड़ेगा ना। अब इसका लेवल 2 स्टार्ट हो गया। बोल रहा है इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, वही फॉर्मूला, एंड कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री। देखिए 15 को लाने का एक खास तरीका होता है, 15 को लाने का एक खास तरीका होता है। आपके पास जो फॉर्मूला लिखा होगा उसी फॉर्मूले के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या आपका, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, इस वाले फॉर्मूले को बोला ये है कि आपको फाइंड करना है साइन 15 डिग्री। तो साइन 15 लाने का कंडीशंस क्या बोल रहा है, साइन क्या 60 में से या 90 में से 60 माइनस करेंगे तो 45 आएगा, नहीं आएगा। दो ही कंडीशंस में 45 आ सकता है, जब हम 60 में से 45 को माइनस करें, जब हम 45 में से 30 को माइनस करें। तो देखिए अगर हम लिखते हैं साइन 60 माइनस 45, बात तो समझिएगा यहाँ को। 45 में अगर हम 15 को ऐड करेंगे तो 14 प्लस 5 50 प्लस 10 60। एक कंडीशन तो ये बना, एक कंडीशन ये बना कि साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इसी दो कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन के वैल्यू को ये सेटिस्फाई करेगा। पहले इस वाले को लेके चलते हैं जहाँ पे ए की जगह पे 60 और बी की जगह पे 45 को पुट करके देखते हैं, ठीक है। ये आपका आ गया साइन 15 का। तो आपको अब केवल इसी की वैल्यू को सॉल्व करना है। लिख लीजिए यहाँ पे साइन ए की जगह पे 60, तो साइन 60 कॉस 45 तो लिख लीजिए कॉस 45 माइनस कॉस ए की जगह पे 60 यहाँ पे, तो कॉस 60 और साइन 45। साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, √3/2 इंटू कॉस 45 क्या आएगा 1/√2। एक सेकेंड, ठीक है। अगले वाले की तरफ अगर बढ़ेंगे तो ये क्या आएगा मेरे पास में, कॉस 60 की जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा आपका 1 कॉस 60 आएगा 30 √3/2 और साइन 45 1/√2। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √3 अपॉन में 2√2 माइनस √3 अपॉन में 2√2। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद इसका वैल्यू क्या बचेगा 0।
देखिए मैं थोड़ा ध्यान अभी हल्का सा हट लिया था, देखो चेक कर लेते हैं इसको। साइन 60 का वैल्यू होगा √3/2, कॉस 60, साइन 60, 30 समझ के बोले। थोड़ा सा भी मैथ में अगर आपका थोड़ा सा भी अगर आपका सावधानी अगर हटेगा तो बहुत बड़ा दुर्घटना हो जाता है। ये आएगा 1/2। तो ऑब्वियसली कैसे इसके केस में भी इसका क्या बन जाएगा, 1/2 ही बचेगा। 1/2 को वैसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 √2। एलसीएम दोनों का क्या आएगा 2√2 और यहाँ पे √3 - 1। एक तो तरीका ये था आपका लाने का आंसर। दूसरा ये है कि 45 और 30 रख करके आप वैल्यू को चेक कर लीजिए। तो 45 और 30 रख के वैल्यू को चेक कर लीजिए एक बार। साइन 45 का वैल्यू क्या आएगा 1/2, 1/2। कॉस बी की जगह पर हमको क्या पुट करना है 30, यानी कि कॉस 30 का मतलब होगा √3/2 माइनस कॉस ए की जगह पे क्या रख रहे थे 45, तो कॉस 45 का वैल्यू आएगा 1/2 इंटू साइन बी की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, बी के जो वैल्यू आएगा वो क्या लिखने वाले हैं 30 का, तो साइन 30 का मतलब हो गया 1/2। तो देखिए बहुत ज़्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये लाइन पे समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों का सेम ही मतलब है, तो इसका मतलब हो गया √3 2√2 -1/2√2। वापस से एलसीएम ले लीजिएगा 2√2, तो क्या बचेगा √3 - 1। तो ये नंबर और ये नंबर आपका क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। तो आप मुझे ये बताइए ना कि साइन 30 का अगर हमको वैल्यू फाइंड करना होगा, किसी कारण से मान लीजिए साइन 30 का वैल्यू फाइंड करना है, तो साइन 30 का वैल्यू क्या आएगा 1/2। इसी तरह से जब हम साइन के बाद कॉस के बारे में बात करेंगे, कॉस 60 का वैल्यू क्या आने वाला 1/2 आने वाला। तो नंबर के चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपके पास में चाहे जिस किसी भी तरह का नंबर दिया हुआ होगा, एक बात याद रखिए कि वैल्यू हमेशा सेम ही आएगा। वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करने वाला। तो जब वैल्यू चेंज ही नहीं करेगा तो हम लोग इसको बनाने का तरीका भी चेंज नहीं करते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि वैल्यू हर दोनों जगहों पे सेम ही आ रहा है। तो यहाँ पे आप साइन 45 की जगह पे साइन 15 की जगह पे 60 में से 45 को माइनस कीजिए तो जो वैल्यू आएगा, और साइन 45 में से 30 को माइनस कीजिएगा तब जो वैल्यू आएगा, वो आखिर वैल्यू तो साइन का ही रहेगा ना, साइन 15 का ही रहेगा। और जब साइन 15 का वैल्यू रहेगा तो वो हर जगह पे सेम ही दिखाई देगा। तो इसके लेकर के बहुत ज़्यादा दबाव में आने का ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से अब ये बात समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें आगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन में, अच्छा इसी का अगला पार्ट भी था, हाँ ये दो इसका पार्ट नहीं है। इसका अगला पार्ट बोल रहा है cos a - b = cos a cos b + sin a sin b। तो ये भी वही है, सेम ही तरीका है। आप इसमें 15 फाइंड करना है तो दोनों में से कोई एक भी निकाल लीजिएगा तो भी आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में बात करेंगे अब। तो 37 में क्या लिखा हुआ, इफ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल सच दैट एंगल C = 90 डिग्री, एंगल A = 45 डिग्री, BC = 7 यूनिट, फाइंड BD। ठीक है, ये भी कुछ 37 बोल रहा है इन ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल सच दैट एंगल C = 90, एंगल A = 45, BC = 7 यूनिट, फाइंड एंगल BAB एंड AC। मतलब ये कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, C पे 90 डिग्री का एंगल, A पे 45 का, तो B भी 45 का होगा। BC 7 सेंटीमीटर का लिखा हुआ है, फाइंड एंगल B। तो फाइंड कर चुके AB और AC, वही सेम फार्मूला के थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। 38 वाले में बोल रहा है इन रेक्टेंगल ABCD AB = 20। देखिए जहाँ कहीं भी रेक्टेंगल के बारे में बात उठेगा हमसे ये याद रखिएगा कि ये मेरे पास में रेक्टेंगल होगा, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। इसमें अगर हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो ये कितने का बनेगा 90 का, और ये भी कितने का 90 का। ठीक है, फाइंड आउट तो हमको यही करना है ना कि ये सारा का सारा एंगल्स में से एक एंगल मेरे पास में यहाँ पे 60 का लिखा हुआ है, तो ये कितने का आ जाएगा, ये 60 है, ये 30 है, हाँ ये 60 है। BAC 60 का लिखा हुआ तो ये 30 का आ गया। अब आपके पास में किसी भी एंगल्स को फाइंड करने साइड को फाइंड करने के लिए बोला जाएगा तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आपके पास में एंगल दिया हुआ तो साइड सारा का सारा आ जाएगा, कम से कम रेशियो के फॉर्म में तो आ ही जाएगा, और वही काम यहाँ पे करना है। तो मेरे ख्याल से ये कुछ है नहीं, बस इसको बना लीजिएगा। इस बात का ध्यान लिखिएगा कि ABCD ऐसा मत लिख के आइए एग्जाम्स में, वरना ये गलत बनेगा, और अगर ये गलत बनेगा तो इसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। जहाँ कहीं भी गलती होता है, इतने सालों से कॉपी देख रहे हैं तो ये समझ में आता है कि बच्चा गलती कहाँ पे करता है। A यहाँ पे लिखा, B यहाँ पे लिखा, C यहाँ लिख देगा और D यहाँ पे लिख देगा, और मामला फिर गड़बड़ा देगा। आपको बहुत कम समय में समझ में आएगा कि ये गलती क्यों हो गया।
हमेशा हम लोग या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, ए आप कहीं पे भी ले सकते हैं, कहीं पे भी प्लेस कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वहाँ से आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने का मतलब होगा कि घड़ी जिस दिशा में घूमती है ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज का मतलब होगा जैसे घड़ी का सुई चलता है। तो यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज का यूज़ किए हैं, आप चाहें तो क्लॉकवाइज का यूज़ कर सकते हैं। एंगल का नाम लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका 38 नंबर इन ये हो गया। अगला क्वेश्चन 39 नंबर बोल रहा है इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट tan A इज इक्वल टू 1/2, tan B इज इक्वल टू 1/3 और फाइंड करने के लिए मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बनाना चाहिए। देखिए बोल रहा है tan A इज इक्वल टू 1/2, tan A इज इक्वल टू 1/2, tan B इज इक्वल टू 1/3 और फाइंड करने बोला है आपको यहाँ पे लिख देते हैं tan A प्लस B इज इक्वल टू tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। देखिए ये मेरे पास में 11th क्लास में वापस इसी फार्मूले को पढ़ना है। जब हम लोग 11th क्लास में इस फार्मूले को पढ़ेंगे तो ये याद रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं कि अगर आप कॉमर्स में अप्लाइड मैथ लेके पढ़ते हैं तो भी, और अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो भी ये मैथ को इसी वक्त देख लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, याद कर लीजिए। tan A प्लस बी में यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा। इससे पहले अगर आपको 27 का थर्ड पार्ट अगर याद होगा तो यहाँ पे क्या था, माइनस था, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। इसको सॉल्व करने पे बोला ये गया है कि a प्लस बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए, a प्लस बी का क्या वैल्यू आएगा ये बताने के लिए बोला गया, ये क्वेश्चन मार्क है। तो a प्लस बी यहाँ पे लिख लीजिए, tan A प्लस बी। ये याद रखिएगा कि tan A दिया हुआ है, tan A प्लस बी का वैल्यू 2 नहीं, तो यहाँ पे 1/2 और 1/3 पुट मत कीजिएगा वरना गलत बना दीजिएगा। tan A की जगह पे 1/2 प्लस 1/3 अपॉन में 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। अब ये वही चलेगा तो उसको लिखते रहिएगा। ये 6 आ गया एलसीएम, 3 प्लस 2, मेरे ख्याल से एलसीएम में अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 माइनस 1/6, वही जब आपको 2 दिखाई देगा तो 6 मिक्स फ्रैक्शन वाला कहानी करना, 6 1 जा 6 माइनस 1 5/6, 3 प्लस ये भी 5/6 आ गया, ठीक है, 5/6 अपॉन में 5/6। इसको अब जब कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, इसका वैल्यू 1 आएगा। तो अब तक जो चल रहा था वो चल रहा था tan A प्लस बी, ये भी था आपके पास में tan A प्लस बी, इसका वैल्यू 1 आ रहा था, तो आप उसको ऐसे लिख लीजिए tan A प्लस बी इज इक्वल टू, अब tan में ही ये याद करने का कोशिश कीजिए कि आपके पास में 1 किस कंडीशन में आता है, क्योंकि इसका वैल्यू तो काटने के बाद क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा ना। तो 1 किस केस में आएगा, tan 45 पे, तो लिख दिए tan 45 डिग्री, यानी कि A प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री का। आपसे पूछ क्या रहा था, A प्लस बी का वैल्यू क्या आएगा, तो लिख दीजिए 45 का वैल्यू आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसमें बोल रहा है कि प्रूव दैट √3 + 1, अच्छा √3 वाला है तो एक बार इसको भी बना लेते हैं इस तरह। ये कॉपी वगैरह कर लीजिएगा अपना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट √3 + 1, लिख लीजिए यहाँ पे √3 + 1 ब्रैकेट में 3 माइनस cot 30 डिग्री इज इक्वल टू tan क्यूब 60 माइनस 2 sin 60, ठीक है। तो LHS को लेकर के सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ √3 + 1, तो जैसे लिखा हुआ √3 + 1 को तो कुछ खास है ही नहीं हम लोगों के पास में करने का, तो जैसे √3 + 1 लिखा हुआ वैसा का वैसे लिख दिए। फिर लिखा हुआ यहाँ पे 3 माइनस cot 30 का वैल्यू क्या आएगा, √3, याद कीजिए sin 60 पे होता है, सॉरी tan 60 पे होता है √3, इन दोनों में से √3 कॉमन दिख रहा है तो √3 कॉमन ले लिए, कॉमन भी पहले लगाने की जगह बाद में यहाँ पे लगाते हैं, तो √3 - 1 आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये A प्लस बी के फॉर्म में लिखा हुआ दिख रहा है और ये A माइनस बी के फॉर्म में लिखा हुआ दिख रहा है, तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी क्या होगा, A² माइनस B²। इस √3 को पहले लिख लेते हैं, ये आ गया √3 यानी कि A² यानी कि √3 का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर यानी कि B का स्क्वायर, यानी कि √3 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 1 माइनस कर दिए तो क्या आ गया 2। इसको कैसे लिखेंगे 2√3। LHS को लिखने के बाद अब हम लोग RHS को सॉल्व कर लेते हैं। RHS को ना यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं।
RHS में जो आपके पास में वैल्यू लिखा हुआ वो वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 10 क्यूब 60 डिग्री। तो RHS यहाँ से हटा करके RHS यहाँ पर कर लीजिए। 10 क्यूब 60 का मतलब हो गया 10 का जो वैल्यू आएगा 60 पे वो आएगा √3 का क्यूब -2 साइन 60 लिखा हुआ है। साइन 60 क्या होता है, √3/2। और ये अच्छा ही है कि 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 आएगा, क्योंकि इसको आप कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 इंटू √3। इसको मल्टीप्लाई किए 3 तो ये मेरे पास में 3 क्या हो गया, बचा ही रह गया। तो इस 3 को जैसा का जैसा है वैसा का वैसा एज इट इज कॉपी कर देंगे। -√3, इन दोनों को देखे घबराना नहीं कि ये 3√3 -√3 का क्या होगा। अगर आप √3 को x बोल देते हैं तो ये भी x हो जाएगा, और 3x - x करने पे क्या आएगा 2x, और x को भी वापस से √3 से रिप्लेस कर दीजिए। और वैसे भी इतना क्या मेरा करना है, यहाँ पे 1 हिडन है तो 3√x - 1x करेंगे तो 2√3x दिखाई दे देगा। ये नंबर और इस नंबर को अगर आप चेक करेंगे तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। तो आप बोल सकते हैं कि LHS = RHS होगा। और नहीं तो ये काम कीजिए, √3 कॉमन ले लीजिए इन दोनों जगहों से, तो 3 - 1 यानी कि √3 इंटू 2 कॉमन कर सकते हैं 2√3। ये नंबर सारा सेम आ गया। तो आपके पास में 10.2 जो RD शर्मा का था वो आपका कंप्लीट हो गया 40 तक का क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। और देखिए कैमरा के सामने पहले भी बोल चुके हैं, वे भी सीख ही रहे हैं। तो इतने लंबे समय तक पेशेंस रखने के लिए तकरीबन मेरे ख्याल से तो 1.5 घंटे के आसपास का क्लास होने वाला होगा। तो यहाँ पे अगर 1.5 घंटे में बन सकता है, मेरे से बनाया जा सकता है, तो आप भी इसको 1.5 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। तो 2 से 3 मान लीजिए 1.5 घंटा देखने में टाइम लग गया और तकरीबन इतना ही टाइम आप घर पे बैठ के बना लेंगे तो सारा का सारा वीडियो आप आराम से देख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर करके देखिए, पेशेंस के साथ देखिए, कॉपी पेन ले करके बैठिए और नोट्स को उसी समय नोट डाउन करते चले जाइए। इससे फ़ायदा ये होगा कि दोबारा आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एक बार देख लिया आपका काम बन जाएगा। और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, खास करके उन बच्चों तक पहुंचाइए जो कि गांव देहात के इलाकों में रहते हैं, जिनके तक इंटरनेट का पहुंच नहीं है, या फिर अवश्य जिनके तक इंटरनेट का पहुंच नहीं होगा वो तो वीडियो को देख ही नहीं पाएंगे। जिनके तक इंटरनेट का पहुंच होना चाहिए। और दूसरी बात ये, जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, प्राइवेट ट्यूटर को अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक इस वीडियो को पहुंचाने में मेरा हेल्प कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इतने लंबे समय तक यहाँ पर पेशेंस बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं वापस से एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अपना पेशेंस और इतना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।